नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और अभी हमारे साथ जनता जंक्शन के फाउंडर प्रशांत राय जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पे मनीष कश्यप जी के मुकदमे को लेकर सुनवाई होती है और जो तमिलनाडु सरकार का पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल जी बयान रखते हैं कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं, एक राजनेता है। इस पर आपकी क्या राय है? डेटा निकालिए आप राज्यसभा का और पता करिए कि राज्यसभा में आज तक भारत से जितने भी लोग गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो पत्रकारों की है। राज्यसभा में वो जाता है जो इंटेलेक्ट क्लास होता है। और अगर कोई आदमी पत्रकारिता कर रहा है, एक बात और जान लीजिए, पत्रकारिता को भारत के संविधान ने डिफाइन नहीं किया है कि पत्रकारिता क्या होता है। ये कपिल सिब्बल बताएंगे कि वो पत्रकार है कि क्या है, उसको जो मन करेगा वो करेगा। और ये गर्व की बात है कि एक पत्रकार का 60 लाख फॉलोअर है और बिहार का उप मुख्यमंत्री का 25 लाख है। ये शर्म का बात थोड़ी है, गर्व का बात है। और अगर नेता है तो इससे कपिल सिब्बल को कोई दिक्कत है? कपिल सिब्बल वकील हैं, नेता नहीं थे क्या समाजवादी पार्टी के? वो नहीं गए थे सदन में बैठने के लिए। तो ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन नेता है और कौन क्या है। तो दिक्कत सुनिएगा, दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सवाल पूछा तमिलनाडु सरकार से कि आपने किस मंशा के तहत मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का लहजा ये था कि आपने एक तरीके से बदला लेने के लिए उस पर एनएसए लगाया है। अगली सुनवाई 28 को है। हो सकता है कि 28 को एनएसए हटा दिया जाए और ये बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि मनीष कश्यप ने हो सकता है कि कुछ इधर उधर बोल दिया हो। ये भी मानने को तैयार है कि उसका वीडियो देख के हो सकता है कि तमिलनाडु से कुछ मजदूर बिहार आ गए हो, ये सब मान लेंगे। लेकिन ये नहीं मान सकते हैं कि वो राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह का केस का मतलब वो रखता है। तो ये गलत बात है। कपिल सिब्बल अपने वकील हैं, अब फीस लेते हैं, वो हियरिंग का 40 लाख, आप कह रहे हैं वो नेता है। तो नेता होने में कोई दिक्कत है क्या? लोकतंत्र का सबसे बड़ा आदमी नेता ना होता है, तो नेता काहे नहीं होगा? तो नेता है तो है, क्या दिक्कत है? उसको एक्सेप्ट करिए, आप है नेता। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को क्या कह रहे हैं, उन नेता का वो भी दे दिया है, उनको दर्जा दे दिया, क्योंकि जो भी लोग नेता बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के माध्यम से वो अपनी एक इमेज बना ली है। देखो बात क्या है ना कि एक तो पता क्या, पत्रकार बोलकर लोग मतलब एक सॉफ्ट टारगेट करते हैं। पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम होता है कुछ गया, कहीं कुछ गया, दिखा दिया। वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, वो बेकार हो सकता है, वो सबसे वाहियात भी हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पत्रकार का नहीं है। आप गौर करिएगा, भाजपा की सरकार में मध्य प्रदेश में पत्रकारों को नंगा किया गया था, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो वही नंगाई तो बिहार में भी हो रहा है ना जी। तो इस पर बात करिए कि भाई साहब, जो आप संविधान का नाम लेकर विपक्ष वाला छाती पीटता है, सब विधवा विलाप करता है, लगता है कि बाप रे घर में किसका देहांत हो गया है। और वही विपक्ष आज उन पत्रकारों के साथ क्या कर रहा है? 3-4 ऐसे पत्रकार है, हम नाम नहीं लेंगे कैमरा पर, वो भागा भागा फिर रहा है सब बेचारा। कौन नेपाल में है, कौन लखनऊ में है, कौन अयोध्या में है। उसको डर लग रहा है कि पटना आएंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो दिक्कत ये है, इस दिक्कत पर बात करिए। और उससे भी बड़ा बात क्या है समझिएगा, उससे बड़ा बात ये है कि मनीष कश्यप बुरा हो अच्छा हो, लेकिन वो आदमी आज तक कैमरा पर यही बोलता रहा है कि हम चाहते हैं कि बिहार बदल जाए। आप उसके इस मंशा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं कि वो आदमी राष्ट्रद्रोही है। हो सकता है कि एक आध दो वर्ड का इधर उधर हो जाता है, हो सकता है कि उसका एग्रेसिवनेस तरीका गलत हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है और राजद्रोही है। वो आतंकवादी नहीं है, वो बंदूक लेके नहीं ताज होटल पे बंदूक चलाने गया था, उसको दूसरा चलाने वाला है। वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है नहीं बोला था। वो कहता था कि बिहार के मजदूरों का हक मिलना चाहिए और ये सीरत बदलनी चाहिए। तो ये गलती थोड़ी है जी। तो ये सब बेकार का बात है। जितनी तेज़ी से उन पर कार्रवाई की गई थी, जितनी तेज़ी से उनका अकाउंट सीज किया गया था, जितनी तेज़ी से उनके घर पर कुर्की जब्ती की गई थी, क्या आपको लगता है इतनी तेज़ी से अगर अपराधियों पे कार्रवाई की गई होती तो आज मोतिहारी में जो शराब कांड से वो लोग नहीं मरे होते? भाई आप बेकार सवाल कर दिए। लाज शर्म लगता है ये सबको? बकायत है ये सब। अतिकवा के मर जाने पर सब बोला, विधवा विलाप किया कि बाप रे बाप, पुजारी थे, बहुत बड़े संत थे, महात्मा थे। एक आदमी के मरने पे लमसम 1.5 लाख पोस्ट हुआ होगा फेसबुक पर। 42 आदमी मर गया मोतिहारी में, कोई पूछने गया? तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे ना तो एगो प्रतिनिधि मंडल बनता था। वो प्रतिनिधि मंडल जाकर तहकीकात करता था कि आखिर कौन से जिले में क्या गड़बड़ी हुई है। वहाँ 42 लोग मर गया, कौन प्रतिनिधि मंडल गया था भाई? नीतीश कुमार इफ्तार खाने में व्यस्त है। भाई इफ्तार खाइए, दशहरा का कन्या पूजन का भोजन खाइए, जो मन है वो खाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप बहुत जल्दी मतलब कहते हैं कि हम एकदम न्याय पर भरोसा रखते हैं। उनका बयान कोट कर रहे हैं, वो बोले थे कि ना मैं किसी को फंसाता हूँ ना मैं किसी को बचाता हूँ। तो भाई ठीक सब बातें, 42 लोग मर गया तो आप मिलने काहे नहीं गए? गिरफ्तारी हुआ है, 175 आदमी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन आप दावा के साथ कह सकते हैं कि अगले 30 दिन के अंदर फिर 40 लोग मरेगा, और नहीं मरेगा तो हमको जेल में डाल दे सरकार, में कोई दिक्कत नहीं है, मरता ही है। अब तक शराबबंदी के बाद से लमसम 750 लोग ऑफिशियली मर चुका है, कौन जिम्मेदारी लेगा जी उसका?
हमको लगता है कि जो भी मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव है और जो भी मद्य निषेध विभाग का मंत्री है उसको एकदम फांसी पर लटका देना चाहिए। काहे लटका रहे हैं लोग, बकवास बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करी है और अपनी बात से पलट चुके हैं। काफ़ी लोग अब आके बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं 2024 के चुनाव में। ये सब नहीं बात है, आप बात समझिए क्या है। नेता समझ जाता है कि जनता का मूड क्या है, ठीक है। आप समझिएगा, शराबबंदी के चलते जितने भी लोग जेल गए हैं वो नीतीश कुमार को या उनके पार्टी को वोट नहीं देंगे, पहला बात। दूसरा बात, नीतीश कुमार ओबीसी को, नीतीश कुमार दलितों को इकट्ठा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट होता है तो वो ओबीसी और दलित है। दारू के चलते रात को 2 बजे पुलिस वाला घुसता है और सुबह 5 बजे निकलता है। वो 3 घंटा कहता है मैं चेकिंग कर रहा हूँ। कौन चेकिंग करता है, बम खोजता है, इसका पता नहीं है। तो नीतीश कुमार को ये बात मालूम पड़ गया था। हालांकि आपका जिले का एक लड़का है, विपुल चौबे नाम होगा, आपको पता होगा, वो मशरक में गया था, इसी मांग को लेकर गिरफ्तार भी हुआ था। तो एक तरीके से कह लीजिए कि आपके जिले का लड़का भी आवाज़ उठाया था। तो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे नहीं पता है, लेकिन इतना बस पता है कि नीतीश जी को मालूम चल गया है कि नीतीश कुमार इस चीज़ के चलते चुनाव हार जाएंगे। शराबबंदी उनका कब्र खोदेगा, राजनीतिक कब्र। इसीलिए अब वो धीरे धीरे सॉफ्ट होंगे, हो सकता है दारू चालू हो जाए, क्या दिक्कत। अच्छा, 2024 के चुनाव में क्या बोलना चाहिएगा? जिस प्रकार से बिहार के लोग, जातीय जनगणना अभी हो रही है, जातीय जनगणना में 500-550 करोड़ का बजट रखा गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है बिहार की राजनीति में? देखिए, एक जो पक्ष है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बात से हम सहमत हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, प्रॉब्लम ये है कि जो जातीय जनगणना हो रहा है और जो नंबर उसके बाद बाहर आएगा, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि उस नंबर का सदुपयोग सरकार नहीं कर पाएगी। उस नंबर का क्या होगा ये समझा देते हैं। उस नंबर से ये होगा कि हर जिला का, हर गांव का, हर पंचायत का, हर वार्ड का एक नौछेड़िया आदमी निकलेगा और कहेगा कि हम इस जाति के नेता हैं। कहें कि उसके पास एग्जैक्ट नंबर होगा कि हमारे जात के लोग हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे पंचायत में इतने हैं। इससे नेता ही बढ़ेगा। उसके बाद जात जात में वैमनस्य फैलेगा, लोग आदमी से नफरत करेगा। अगर मान लीजिए कि यादव जी लोग ज़्यादा आ गए, यादव जी लोग चढ़ जाएंगे। मान लीजिए ब्राह्मणों को लोग समझता है या कम उनकी जाति, अगर वो ज़्यादा आ गए वो चढ़ जाएंगे। भूमिया राजपूत ज़्यादा आ गया वो चढ़ जाएगा, दलित ज़्यादा आ गया वो चढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि सिर्फ और सिर्फ नेता ही में फायदा होगा। विकास का कोई पैमाना जाति नहीं हो सकता। एक और बात समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री देश का एगो होता है तो सांसद 543 को काहे होता है? मुख्यमंत्री बिहार का एगो हैं तो 243 को विधायक काहे हैं? उसके बाद बिहार से 72 को MLC काहे हैं? इसीलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री गोपालगंज का विकास नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री गोपालगंज के विकास का जायजा लेते हैं, गोपालगंज में बैठे हैं तो गोपालगंज का विकास यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मुखिया, यहाँ के MLC करेंगे। बात समझिए एकदम ध्यान से। अब जब MLC करेंगे, मुखिया करेंगे, तो ये गोपालगंज नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, यहाँ का नेता चला रहा है। जातीय जनगणना के बाद ही खराब हो जाएगा। लोग अपना नंबर जान के बकैती पे उतरेगा और कोई विकास नहीं होगा। विकास काम जिसको करना होता वो बिना जात के विकास कर देता है। तो इसीलिए हमको लगता है बकवास है। 500 करोड़ रुपए के लिए हमको दुख नहीं है। इसलिए दुख नहीं है कि 500 करोड़ रुपया सरकार के लिहाज से बहुत कम अमाउंट होता है। 500 करोड़ का तो जल जीवन हरियाली में लोग पेड़ लगवा देता है। तो 500 करोड़ बात करें, बात ये है कि इससे जात के बीच झगड़ा होगा और सिर्फ नेताई में फायदा होगा। नेता चमकेगा सब और नया नेता निकलेगा कि भाई हमारा जाति का 3 लाख लोग है, अब हम भी नेताई करेंगे। वो फिर वो डील करेगा भाजपा से, आरजेडी से, जदयू से, सुनिए हमारा दीजिए 2 करोड़ 3 लाख वोट दिलवाएंगे और वो लोग देगा भी, तो नेता ही फायदा, इसमें कोई विकास नहीं होगा। हम आपका रुख फिर से मनीष कश्यप की तरफ करना चाहेंगे। बड़ा न्यूज़ TV चैनल वाला मनीष कश्यप को यूट्यूबर बोल रहे हैं। आप पेशे से एक पत्रकार हैं, आप बताइए। और मनीष जी यूट्यूबर हैं या पत्रकार? एकदम यूट्यूबर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पत्रकारिता का मतलब आप समझिएगा कि चोला ओढ़ के कोई बकचोदी नहीं कर सकता है, ठीक। मनीष कश्यप को हम बकचोदी या फिर ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहेंगे कि उनके या उनके समर्थकों को बुरा लग जाए। मनीष कश्यप को पत्रकार हम भी नहीं मानते हैं। आप समझिए, मनीष कश्यप एक कंटेंट बनाते हैं, उस कंटेंट से समाज में बदलाव होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप कोई गलत आदमी है, लेकिन हम फिर रिपीट कर रहे हैं, मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है। आज गोपालगंज जिला में 200 आदमी माइक लेकर घूमता है, उसको पूछिएगा बिहार के नए राज्यपाल का नाम क्या है, कईयों को नहीं पता होगा। तो बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं पता, आप पत्रकार बन गए हैं। पत्रकारिता का एक लहजा होता है, पत्रकारिता आदमी पढ़ता है, लिखता है। आप कहिएगा ना, सुनिए हमारा पैसन है कि हम पेट फाड़ के किडनी का ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन हम डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या कहिएगा उसको? झोला साहब डॉक्टर कहिएगा ना जी, तो फिर काहे आप कहिएगा? तो मनीष कश्यप ही नहीं, उनके जैसे हजारों लोग स्पेशली बिहार और पूर्वांचल में माइक लेकर घूम रहे हैं। मनीष कश्यप, ये बात हम हमेशा बोले हैं ऑन कैमरा और फिर बोल रहे हैं, जो मुद्दा वो आदमी उठाया है वो मुद्दा का प्रासंगिकता आज के युग में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो आदमी टारगेट पे आ गया। लेकिन पत्रकार और यूट्यूबर वाले में हम पूरा एकदम कट एंड क्लियर है कि वो यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है।
तो ये थे अभी हमारे साथ प्रशांत राय जी। इनकी बातों से आप कितना ज़्यादा सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।